बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज एक और अहम दिन था। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा ऐवान से एतमाद का वोट हासिल किया। अलबत्ता आम एक्सरसाइज यही है कि उनको कहा जाता है या सदर मुमलिकत कहते हैं कि अगर आप ऐवान का जो एतमाद है वो खो बैठे हैं तो आप उसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए। लेकिन आज सदर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उन्होंने आज खुद ये कदम उठाया। उनके कोalition पार्टनर्स ने उनका साथ दिया। 180 मेंबरान ने उन्हें एतमाद का वोट दिया और कहा यह जाता है अगर स्पीकर साहब भी वोट अपना डालते तो 181 हो जाते। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब रहलत फरमा चुके हैं, अगर वो हयात होते तो यकीनी तौर पर कहा जाता है कि उनका वोट भी वज़ीर-ए-आज़म के हक़ में होता। तो एक अच्छी साइजेबल मेजॉरिटी ने वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट दिया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके सियासी मुज़म्मरात क्या हैं, वो सबको पता है। 19 तारीख का जो फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके अंदर जो इंडिकेशन थी शायद उसका जवाब दिया गया है आज वज़ीर-ए-आज़म और पार्लियामान की जानिब से। लेकिन आज भी जो तकारीर हुई उनमें बात यही सामने आई कि ठीक है मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, लेकिन एजेंडा एक ही है कि पूरे मुल्क के अंदर तमाम असम्बलीज़ के एक दिन इंतखाबात हों। और आज एक पहला दौर जो था डायलॉग्स का वो शुरू भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज जो हुक्मरान जमातें हैं उनका। और जो अब तक मामलात सामने आए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 3 शराइत सामने रखी गई हैं। एक ये कि मई में कौमी असम्बली और दोनों बाकी सूबाई असम्बली यानी बलूचिस्तान की और सिंध की उन असम्बलियों को भी तहलील कर दिया जाए। 14 मई से आगे अगर तारीख लेके जानी है पंजाब के इलेक्शंस की तो उसके लिए एक आइनी तरमीम की जाए और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस आए पार्लियामान के अंदर। और तीसरा ये कि जुलाई में मुल्क भर में आम इंतखाबात किए जाएँ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 शराइत सामने रखी गई हैं। हुकूमत ने यकीनी तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है। पहला दौर अली ज़फ़र साहब के बकौल बड़ा अच्छे और पुरअमन माहौल में हुआ। कल दोबारा नशिस्त है 3 बजे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा, जबकि जो आज पार्टिसिपेंट्स थे उस मुज़ाकराती कमेटी के वो ये समझते हैं कि शायद पीर के दिन तक कोई हल निकल आएगा। दिलचस्प बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान तशरीफ़ फरमा थे सुबह तो कोई एग्रेशन देखने में नहीं आया। हालांकि पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए हैं जिनसे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे वो गुस्से में भी आ सकते थे, प्रवोक भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तकारीर भी जो की गई पार्लियामान के अंदर वो भी बड़ी घनघरेज के साथ की गई। लेकिन अदालत ने आज यही कहा कि हम ना ही कोई डेडलाइन दे रहे हैं, ना ही कोई टाइमलाइन दे रहे हैं और ना ही कोई डायरेक्शन जारी कर रहे हैं। हमारी सजेशन है कि आप गुफ्तगू कर लीजिए, मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। अब तक वो आज की समात का हुक्मनामा जारी नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने यह ज़रूर कहा है कि मुज़ाकरात हो जाए तो अच्छी बात है, ना हुए तो जो सिलसिला चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि अगर उनको इस जुर्म की पादाश में जो कि ऑस्टेंसिबली उन्होंने किया है और पार्लियामान ने उन्हें वोट दिया है, पार्लियामान ने जो ग्रांट थी 21 अरब रुपए की आज भी उसको टर्न डाउन किया है। याद रहे ये 2 दफ़ा हुआ है। काबीना के अंदर 2 दफ़ा गया, काबीना ने उसे रेफ़र किया पार्लियामेंट को, काबीना ने रिजेक्ट नहीं किया, पार्लियामान ने टर्न डाउन किया है। तो क्या पार्लियामान के ऊपर किसी तरह की पार्लियामान के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? आइनी तकाजा तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आर्टिकल 69 है वो इस मामले में पार्लियामान के अंदर की गई जो मामलात हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर अगर आपने रकम जारी करनी है तो वोटिंग का अमल, उसकी अप्रूवल या डिसअप्रूवल का अमल, ये पार्लियामान के डोमेन और एम्बिट के अंदर आता है। इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि पार्लियामान के अंदर कोई चीज़ मंजूर क्यों हुई और कोई चीज़ नामंजूर क्यों हुई। ये एक बड़ा क्लियर पोजीशन है इसके ऊपर कानूनी एतबार से और आइनी एतबार से, जो कि मौजूद भी है, इसकी वाज़ेह एक्सप्लेनेशन मौजूद है। लेकिन क्या मामलात सियासी तौर पर आगे चल पाएंगे और मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो जो सियासी कशीदगी है या सियासी पोलराइजेशन उसके अंदर कमी आएगी या नहीं, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मुज़ाकराती दौर ख़त्म हुआ, पहला मुज़ाकराती दौर, तो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए।
ये जो हैजानी कैफियत है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, हम इससे कौम को आजाद करवाना चाहते हैं। हमने अपना नुक्ता नजर पेश कर दिया और उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश किया। तय हुआ कि अगली नशिस्त हमारी कल 3 बजे होगी। तहरीक इंसाफ की जो ये टीम है, इमरान खान साहब से हमारी मशावरत हुई और उन्होंने हमें मुकम्मल मैंडेट दिया है। लेकिन जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कहा कि अभी उन्हें आपस में मशावरत करनी होगी और अपने कोलिशन पार्टनर्स को ऑन बोर्ड उन्हें लेना होगा। हमने कहा बजा तौर पे उनको ऑन बोर्ड लीजिए, आप एक प्रपोजल लेकर आइए और वो प्रपोजल आइन के दायरे के अंदर हुआ तो हम खुले जहन से उस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आइन के दायरे के अंदर ये प्रपोजल हुआ तो अब बादियों नज़र में जो फ़र्क नज़र आता है वो बहुत बड़ा है। हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन कहीं अक्टूबर नवंबर में हो, एक साथ हो, इकट्ठे हों, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शराइत बादियों नज़र में सामने आई हैं उनमें एक गैप नज़र आता है। बात 2-3 महीने की है, लेकिन क्या ये एडजस्टमेंट हो सकती है या नहीं, ये सिर्फ वक्त बता सकता है। दिलचस्प बात यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब एतमाद का वोट लिया तो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया जिस पे उन्होंने तमस्खुर उड़ाया और कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज वोट लिया है इसके अंदर तकरीबन 30-20 के करीब वो लोग शामिल हैं जो कि पार्टी से मुनहरिफ हैं, और मुनहरिफ अरकान का अगर वज़ीर-ए-आज़म ने वोट ले लिया है तो फिर तो उनके पास अक्सरियत रही ही नहीं। जिसके जवाब में एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि यही लाइल्मी और नालायकी पीटीआई की नाकामी का बायस है। उन्होंने तनकीद की फवाद चौधरी साहब पे और ये कहा कि इनको बेसिक मैथमेटिक्स का मसला भी है, और यही बात फिर राना सनाउल्लाह साहब भी कर रहे थे कि जल्दबाजी में वो कई दफ़ा पॉइंट स्कोरिंग के मामले में ज़रा आगे चले जाते हैं लेकिन तहकीक नहीं करते। और ज़ाहिर बात है हुकूमत इतनी बेवकूफ़ तो थी नहीं कि मुनहरिफ अरकान से वोट डलवा के वज़ीर-ए-आज़म को खुद अपना बट्ठा बिठा ले। एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव होती है जो कि पार्लियामान के अंदर की जाती है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब आगा रफ़ीउल्लाह साहब, रुकन है कौमी असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। गुज़िश्ता रोज़ आगा साहब ने बड़ी घनघरत के साथ तकरीर की। जनाब अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सुनो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब कैसर अहमद शेख साहब रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको भी हम वेलकम करेंगे। सबसे पहले आगा साहब मैं आपके सामने मामलात रखना चाहूँगा। ये क्रांति दौर हुआ है बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के, ठीक है, गुफ्तगू आप तो कोलीग रहे हैं सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी रहे हैं और इकट्ठे बहुत से प्रोग्राम्स में आप उनके साथ शिरकत भी करते रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो डायलॉग का प्रोसेस है जो अब शुरू हुआ है इससे कोई नतीजा निकल पाएगा, या जो इतना फ़र्क है दोनों साइड्स में यानी हुकूमत में और पीटीआई में ये कुछ कम हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, बात यह है कि पॉलिटिक्स में, और अगर आप कहते हैं कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिक्स की बात करती है या तमाम वो सियासी जमातें जो इनके अकाबरीन, उनके पास क्या चीज़ है? उनके पास डायलॉग है, उनके पास एक ही रास्ता है कि वो कन्विंस करे या कन्विंस हो जाए। तो डायलॉग तो होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर आप शराइत के साथ डायलॉग करेंगे तो उसका नतीजा कभी भी नहीं निकलेगा। अच्छा, नंबर 1 कि एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं खुद एक MNA हूँ और अपने हलके के से मुंतखब हूँ, और मेरे वोटर्स हैं जिन्होंने मुझे किसी होप से यहाँ भेजा है इस हाउस में, तो मैं किसी की डिक्टेशन पर अपना टेनोर कभी भी ख़त्म नहीं करूँगा। देखें, अब जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपनी ज़ाती मंशा के लिए, अपनी ज़ाती विल के लिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए तमाम MNAs को निकाला इस पार्लियामेंट से, जिसका ज़िंदा मिसाल वो तमाम MNAs मेरे कुलीग, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, हमारे से निजी महफिलों में कहते रहे कि यार इसको कौन समझाए, या और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि मुनासिब नहीं है क्योंकि एक अमानत है उनकी, तो वो सारे लोग इस तरह की बातें करते थे। मैं नहीं समझता अगर किसी ऐसी शर्त पे कि इस नेशनल असम्बली के टेनोर से पहले कोई इलेक्शन हो, ये कम से कम एज ए MNA मैं तो कभी तस्लीम नहीं करूँगा, मेरी तो कभी ख्वाहिश नहीं होगी कि ऐसी कोई बात हो। उसकी ज़िंदा मिसाल फिर अगेन दोबारा दे रहा हूँ कि PTI के जिन लोगों को ज़बरदस्ती खान साहब ने इस्तीफ़े दिलवाए, फिर उस इस्तीफ़ों के लिए वो उस पॉलिटिक्स को, उस इस्तीफ़ा पॉलिटिक्स को खेलने के लिए कभी स्पीकर ऑफिस आते थे कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल करें, कभी कोर्ट जाते थे कि वो इस्तीफ़े कबूल करें, फिर
हुआ क्या कि दोबारा इन्होंने कोर्ट गए कि जी हमारे इस्तीफे हमने जो दिए हैं वो ना कबूल किए जाएं। फिर अब डेली जो है पार्लियामेंट के सामने उन एमएनएस की बेइज्जती करवाने के लिए, उनकी इंसल्ट करवाने के लिए जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, वो खामखा में इस तरह का अगर इस किस्म का नैरेटिव हो और इस माइंड सेट के साथ आपने डायलॉग करना है तो सॉरी से उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बाकी एक बात तय कि कम से कम नेशनल असेंबली अपने टेनोर से पहले, अपने वक्त से पहले इन जैसी बेवकूफ़ी जो इन्होंने की है, गैर संजीदा और गैर सियासी फैसले, कम से कम मैं तवक्को नहीं करता हूँ हुकूमत से कि वो कोई इस तरह का गैर सियासी फैसला इनके साथ। बट डायलॉग की बात तो जिस तरह आपने कही वो जनाब आसिफ जरदारी साहब भी करते हैं, बिलावल साहब भी करते हैं, लेकिन ये आप क्या व्यू है, या आप क्योंकि सबसे बड़ी इस कोalition के अंदर PMLN है और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अगर ये पार्लियामान या कौमी असम्बली या बाकी दो असम्बलियों की तहलील भी आप नहीं मानते तो आपके नज़दीक आपका मौक़िफ़ है जी अक्टूबर में इंतखाबात हो इकट्ठे। अब PTI का ये मौक़िफ़ नहीं, PTI इससे बिल्कुल दूर है। वो ये कहते हैं कि अभी हो जाए 1 महीने, या चले आपने अगर आगे भी लेके जाना है तो फिर आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। ये गैप आपको ब्रिज होता हुआ नजर आता है या नहीं आता? मेरा सवाल ये है कि आप लोगों के मुनीब मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आगे ना जाए, लेकिन सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश के मुताबिक इतने अवाम का मैंडेट, यानी अगर मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ तो इस पार्लियामेंट को नहीं होना चाहिए, अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो ये हुकूमत नहीं हो, अगर मैं पाकिस्तान की भागदौड़ में नहीं हूँ तो पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो, अगर मैं तो ये तो देखें, ये अगर इस माइंड सेट के साथ, मैं अगेन दोबारा बोलूँगा कि अगर इस माइंड सेट के साथ आपने डायलॉग करने हैं, इस माइंड सेट के साथ आपने अपनी बातचीत शुरू करनी है, तो फिर सॉरी ये डायलॉग हो तो जाएंगे, इसका नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा जब ही निकलेगा कि बगैर किसी शर्त के, और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि आइन के दायरे में रहते हुए, लेकिन उस आइन की तशरीह वो तशरीह हो जो कि हकीकत पर मबनी हो, ना कि 22 तशरीह हो किसी की। देखें, किसी की फैमिली की खवातीन उसके ऊपर फैसले ना दे रहे हो। चले अब आप पार्लियामान के अंदर नहीं है, वहां तो आपका इस्तेकाक है, आपको प्रोटेक्शन भी है। यहाँ ज़हन में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं मुनीब भाई समझता हूँ थोड़ा बहुत, आप जैसे लॉ के जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ उठता बैठता हूं, इसलिए मैं नाम किसी के नहीं ले रहा। और ये एक हकीकत है कि पूरी दुनिया को पता चल गया कि किसकी सास ने किसको क्या बोला। अच्छा बस चले ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा आपके साथ अतर काज़मी साहब बैठे हैं, वो आइन के मामले में बहुत हसास हैं, और जैसी कोई वायलेशन होगी तो वो फौरी तौर पर उसका नोटिस लेंगे। मैं उनका भी व्यू जानता हूँ, लेकिन मैं जरा शेख साहब फरमाइएगा। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ठीक है, किसी की मर्जी, किसी की मंशा या धौंस के ऊपर ना ही मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना ही वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन एक मौक़िफ़ अपनी जगह जो कि मजबूत है, और उस पर ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने, ना ही पाकिस्तान के किसी कानूनदान ने यह कहा है कि यह गलत मौक़िफ़ है, और वो ये है कि आइन में दर्ज है कि अगर असेंबली वक्त से पहले तहलील हुई तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार एक ही बात की जाती है। अलबत्ता वो और बात है कि हम 90 रोज़ से आगे जा चुके हैं, हुक्म सुप्रीम कोर्ट का अभी भी अपनी जगह मौजूद है। क्या आपको लगता है कि आप इस नेगोशिएशन से कोई PTI को कायल कर पाएंगे, या कम से कम आप थोड़ी अपनी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं? मुनीब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हो जाएगा, ये कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। अच्छा। देखिए, खान साहब खुद मैंने उनको सुना, वो कहते हैं कि मई में भी अगर असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो 90 दिन है, तो वो सितंबर अगस्त के एंड सितंबर तक तो मान रहे। 1-1.5 महीने का फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं। हम अक्टूबर के शुरू में इलेक्शन बनते हैं, अगर 13 अगस्त तक भी चले असम्बली तो अक्टूबर के 8 तारीख तक इलेक्शन हो सकते हैं, तो कोई इतना फ़र्क नहीं है। और मैं समझता पूरा मुल्क इस वक्त टर्माइल में है और 24-25 करोड़ लोग तशवीश से देख रहे हैं। तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमको रास्ता निकालना है और निकल जाएगा। जिस तरह ये कमेटी बनी है, ये काम असल में अदालत का नहीं है, ना इनको अदालत में जाना चाहिए था, ना अदालत को इस तरह के 100 मोटो वो गए हैं। बहरहाल ये क्योंकि पॉलिटिकल मैटर था और हमें इसको रिजॉल्व करना है सियासी तरीके से। और मैं समझता हूँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 1.5 महीने का गैप को कवर हो जाएगा, और जल्दी इंशाल्लाह आप अच्छी खबर सुने। मैं समझता हूँ उसके बगैर कोई और चारा नहीं है, उनके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है।
उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो बुनियादी तौर पर कुछ आप कह सकते हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर स्पॉयलर्स भी होते हैं। शेख रशीद साहब ने कहा जी ये जितना मर्जी कर लें, ये कोई मुज़ाकरात से हल नहीं निकलेगा। ठीक है, उनका अपना व्यू हो सकता है शेख साहब, लेकिन ये फरमाइए कि जितनी पोलराइजेशन या इख्तलाफ आपके दरमियान यानी आपकी और PTI के बीच में आ चुका है, इस कमेटी से आप ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे? या आपको लगता है कि नहीं, ये जो लोग बैठे हैं इस कमेटी में ये इतने सीरियस हैं टू देयर कॉज कि ये कोई नतीजा करके ही उठेंगे? मुनीर, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं समझता हूँ कि मुल्क हमारा जिस बुरान से गुजर रहा है, हम तमाम पॉलिटिशियंस को देखिए, कोई भी है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है ना, ये भी उनके आम ही उनके पार्टी में भी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं और डायरेक्ट इलेक्ट होकर लोगों से आते हैं। तो अभी इस वक्त हम मुश्किलात में हैं और लोग देख रहे हैं, लोग ये पसंद नहीं कर रहे हमारा जो इख्तलाफ है, हमें सॉर्ट आउट करना है। और ये मैं बड़ा होपफुल हूँ कि जिस तरह की ये अभी कमेटी बन गई, अदालत भी यही चाह रही है कि कोई आपस में मिल के एक डेट का अनाउंसमेंट हो जाए। हम ये चाह रहे हैं कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, और ये कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर डेट कर लेना। मैं समझ, क्योंकि बजट है, आइंदा बजट है और इंटरिम हुकूमत बजट नहीं दे सकती, तो ये मई जून में तो ये टाइम मुश्किल है। लेकिन अगर जून में भी असेंबली 3 महीने बाद भी वही टाइम बन जाता है जो कि अक्टूबर का शुरू होना है, तो ये और कितना फ़र्क है इसमें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है अब नहीं। बट ये जो शराइत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रखी गई है, शेख साहब आपकी नज़र से गुजरी है? मैंने आगा साहब को तो बताई है, आपकी नज़र से वो शराइत गुजरी है जो आज उन्होंने कमेटी के सामने रखी? देखिए, मैंने शराइत मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन ये पॉलिटिक्स में ना शराइत तो होती है दोनों तरफ से, हर एक ने अपना अपना स्टैंड तो रखना है ना जी। और मैं क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं समझता हूँ कि मुल्क इसके बुरहान में है इस वक्त, जो वेंटिलेटर पे हमारी इकानमी है और जितना हालात हैं, और ये मुख्तलिफ टाइमिंग में इलेक्शन करा देना ये वाइबल नहीं है। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं अगर कथा कलामी हो, मैं मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्रिलिमिनरी अब शराइत रखी हैं उनका कुछ सर पाँव नहीं है। PTI ये कहती है मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए, 14 मई से आगे अगर आपने इंतखाबात को लेके जाना है तो उसके लिए आईनी तरमीम की जाए, फिर PTI पार्लियामान में आए और जुलाई में वो कह रहे हैं पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं। ये वो शराइत है। लेकिन आप बसीयत एक सियासतदान समझते हैं कि और ये अच्छी बात भी है कि डायलॉग से इस मसले का हल निकल जाएगा। मैं ज़रा थोड़ा लेट मी मूव अ लिटिल फॉरवर्ड। काजमी साहब, ठीक है, आज एक एक्सरसाइज पार्लियामान के अंदर की गई और यकीनी तौर पर वो जवाब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को ही दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। बट सवाल ये है कि इस मुज़ाकराती काविश से आप भी उतने ही ऑप्टिमिस्टिक है जितने शेख साहब हैं? देखें, यहाँ पे मसला क्या है? मसला ये है कि इंतखाबात के मामले के ऊपर सारा ये जो शुरू हुआ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, उस हवाले से आइन के अंदर बिल्कुल वाज़ेह चीज़ लिखी हुई है कि आपने क्या करना है, किस तरह अमल दरामद करना है। अगर उस चीज़ के ऊपर हम मुतफिक नहीं हो सके तो हम इसके ऊपर किस तरह मुतफिक होंगे? आपसे कुछ अरसा पहले तक, चंद हफ्ते पहले तक इसी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि इमरान खान पहले कौम से माफ़ी मांगे, उसके बाद हम उससे बात करेंगे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये किसी प्रेशर के तहत बातचीत कर रहे हैं, पर मुझे इसका कोई नतीजा निकलते हुए नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत का बयानिया है वो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। कुछ दिन पहले मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने फरमाया कि ये हमारी हुकूमत नहीं है। आज बिलावल साहब ने एतमाद की जो करारदाद है वो पेश की, साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि जनाब इस अदालत के फैसले को हम नहीं मानते, 3-2 के फैसले को। बिलावल साहब ने भी ये कहा, फिर वजीर आजम साहब ने भी ये कहा। लेकिन एज ए लॉयर आपको पता है कि अभी तक इन्होंने अदालत के अंदर यह मौकिफ नहीं लिया। कल भी इसहाक डार साहब ने पूरी अपनी तकरीर इसके ऊपर की कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद करने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले, लेकिन ये पार्लियामान हायल आ जाती है बीच में। तो या तो अदालत को बता दें कि हम आपका फैसला नहीं मानते, उधर लिख के दे दें, उधर ये कुछ और बात कर रहे हैं, इधर ये कुछ और बात कर रहे हैं। बुनियादी खौफ क्या है? बुनियादी खौफ ये है कि अगर हम इंतखाबात में गए तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात आज वहां पर क्या हो रहा है सिंध के अंदर? आपने शुरू में कहा कि अतर
आज़मी आइन के मामले पे बड़ा एहसास है। असल एहसास तो वो मेरे दोस्त हैं जो सिंध के किसी शहर में हजाम की दुकान पे बैठे होते हैं और अचानक उनके सामने कोई क्लिप आता है और सिंध में पर्चा हो जाता है और बंदे को उठा के जनाब आप सिंध पहुंचा देते हैं। वो किसकी हुकूमत कर रही है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है ना। सबको खुद सोचने की जरूरत है कि क्या ये जमहूरी रवैये हैं, क्या इससे जमहूरियत की खिदमत हो रही है, क्या इससे आइन की खिदमत हो रही है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको भी, आप मुझे सेकंड करेंगे कि ये काम भी कोई पहली दफा नहीं हो रहा। ऐसे ही क्लिप आ जाना और रात को कोई बैठा घर में बैठा चाय पी रहा था और उसने टीवी पर कुछ देखा, उसके जज्बात मजरू हुए और एक बड़ी दिलचस्प FIR कट गई और वो कटती हुई बगावत के सिलसिले में थी। तो ये आपको याद होगा, ये काम पहले भी होता रहा है। टेक्स्ट बुक एक ही है, पुरानी भी और नई भी, इस्तेमाल भी एक तरह का ही है। मैं 100% मुनीब भाई आपसे एग्री करता हूं, पर उस वक्त मुझे ये हौसला था कि बिलावल साहब उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन देते थे। सिंध की पुलिस ऑलमोस्ट जो है वो एक तरह से हड़ताल पे चली जाती थी। अफसरान ऑफिस नहीं जाते थे कि मोहतरम कैप्टन सफदर साहब के खिलाफ पर्चा क्यों हुआ। लेकिन इस वक्त रवैया क्या है जो अली अमीन गंडापुर के साथ हो रहा है, जो दीगर वहां पे सियासी कायदीन के साथ हो रहा है? क्या सियासी जमातों को ऐसा रवैया करना चाहिए, इख्तियार करना चाहिए? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, ये जो इस वक्त पोजीशन है, आपने कहा कंफ्यूजिंग है हुकूमत की पोजीशन। देखिए, अटॉर्नी जनरल का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि जी ये फैसला हमें इसके ऊपर इशू है, बट ये बात आपकी फैक्चुअली भी दुरुस्त है, लेकिन ये फैक्ट भी है कि बेशक हुकूमत कहती रहे कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं और माइनॉरिटी जजमेंट नहीं मानते, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो 3-2 का फैसला ही फील्ड में है और उसी की इम्प्लीमेंटेशन का सारा इशू है। तो और उसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर वफाकी काबीना के अंदर मामला जाता है, फिर पार्लियामान में आता है और पार्लियामान उसे टर्न डाउन करती है। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज हुकूमत बेशक ना भी माने, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि फैसला वही है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत का मौक़िफ़ उस पर बेशक हो कि हम नहीं मानते या उसको कंसिडर नहीं करते, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। बट आगा साहब, ये काज़मी साहब ने कहा है कि आपका मौक़िफ़ तो चले या आपका नैरेटिव इस पर बड़ा कन्फ्यूजिंग है। आप लोग एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को, आज बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त कह रहे थे कि आप धमकाते हैं, धमकियां देते हैं, आप उन्हें आंखें दिखाते हैं। अब आप इस्तेहकाक कमेटी में भी कोई 3 शख्सियात को बुलाने की बात कर रहे हैं, और अगर आप यही सिलसिला लेके चलते हैं तो आज देखिए जजेस ने रिस्ट्रेंट शो की। आपको भी ज़रा हौसला रखना चाहिए, पार्लियामान को, इस मखलूत हुकूमत को। आप लोग ज़रा मामले को थोड़ा सा ठंडा कीजिए। आप ठंडा करने की बजाय उसे और बढ़ावा दे रहे हैं। जी आला साहब तो मुझे भी गोलियां मार रहे थे जब मैं स्टूडियो में आया था। मैं बता दूं आपको, अब ये ज्यादती है। ये मेरे बड़े भाई हैं, हमारा तो मजाक चलता रहा। बिल्कुल ठीक है। मजाक की तो खैर रिकॉर्ड हो रहा है। कल को ये मेरे खिलाफ अदालतें भी इनके साथ, फिर हम कहाँ जाएंगे? इनकी हुकूमत है। लेकिन मैं मुनीब बताऊं कि जब एक तरफ PTI ये कहती है कि वो इलेक्शन जीत रहे हैं जी, तो उनको क्या 2-3 महीने से क्या, पर उनको उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको मानना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कानूनी, तो जो आप समझते हैं, मैं कानूनी मामलात में नहीं जाता, मैं सियासी बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात। जब एक पार्टी कहती है मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ और हम कह रहे हैं कि हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन कराने को तैयार हैं, 8 तारीख को, तो फर्क क्या है? उनको मानना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा हमारे, यानी नेगोशिएट हम करेंगे, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में ज़रूर इत्तफाक हो जाएगा, क्योंकि उनके पास और क्या क्या ऑप्शन है? क्या पूरा ये 1-2 महीने के लिए इतने बड़े झगड़े में जाएंगे और लड़ाई में जाएंगे? ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ये झगड़ा तो शेख साहब ऑलरेडी पढ़ चुका है ना। बट आगा साहब, ये जो बात मैंने कही, ये बड़ी झगड़े का हल निकल रहा है। नहीं, झगड़े का हल बेशक निकल रहा है, लेकिन जो कल तकारीर हुई और जो आज भी तकारीर हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बाकायदा तौर पर बिलावल साहब की आज शिकायत भी लगा दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो सियासी तकरीरें होती रहती हैं। अच्छा चले जी जी आगा साहब, हम तो कह रहे हैं, ठीक जी, मैं कहता हूँ कि ये तो हमने रोज ही सुनते हैं और फिर चंद मिनटों में एक दूसरे से गले भी मिल लेते हैं, और ये सियासतदानों का काम है। देखिए, बात है कि हम कह रहे हैं कि अक्टूबर में मिल के इलेक्शन करा लें, और वो कह रहे हैं हम इलेक्शन जीत रहे हैं, तो उनके पास और क्या ऑप्शन है? कोई भी, आप उनकी जगह पे हो तो क्या करते? आप झगड़े में जाते। पिछले 1 साल से तो आप यही कह रहे हैं, कुछ हुआ तो नहीं, आपका रिजल्ट तो निकला नहीं, अब 3-4 महीने का मामला है। नहीं, बट आगा साहब, ये जो शेख साहब फरमा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसको इस नजरिए से नहीं देखती। अगर वो इतना ही आसान होता तो अगर वो चले जाते, वो कहते ठीक है जी अभी नहीं तो कोई नहीं, 2 महीने 3 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे। वो तो कहते हैं कि अभी इंतखाबात करवाएं, इंतखाबात आपने करवाने हैं, और आप सारे भाग इसलिए रहे कि आपको खौफ है कि आप इलेक्शन हार जाएंगे।
मुनीफ भाई देखें, एक तो पहले आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने जो है बिलावल साहब की वो नहीं, किसी को होप होती है ना कि चाचा मामा या अब्बा जी के किसी से तो जाके शिकायत लगा था कि जी देखें ना वो मुझे घूर रहा है या वो मुझे इस तरह कह रहा है उस तरह कर रहा है। तो ये वो वाली बात है। इसको असल में शाह महमूद साहब को तकलीफ कुछ और है, उनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरीके से बिलावल साहब की कोई बात हो तो ये बस किसी ना किसी तरीके से अपना कद बढ़ाने के लिए उनका नाम लेते हैं। अच्छा। बाकी रहा देखें, मैं अगेन दोबारा जिस तरह शेख साहब ने कहा, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि अगर आप वाकई सिंसियर हैं, आप वाकई समझते हैं कि आपके फॉलोअर्स हैं, आप इस मुल्क में इलेक्शन जीत सकते हैं, तो फिर आपको इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर आप अगर वाकई सिंसियर हैं, जो कि कहीं भी आपकी हरकतों से और आपके फैसलों से नज़र नहीं आता, तो आप कहते हैं कि ठीक है यार हमारी पॉपुलरिटी ने कहाँ जाना है, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, देखते हैं कि आप कहाँ जाते हैं और हम कहाँ जाते हैं। बाकी रहा हम इलेक्शन हारें, हमने पूरे पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए, जब भी हमने, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, जहां हमने कैंडिडेट खड़ा किया है वो हम हारे नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सीटें निकाली हैं। जिस दौर में इनकी ये फेक पॉपुलरिटी जो मुख्तलिफ, जिसके आजकल जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को ये खुद गालियां दे रहे हैं PTI वाले, उनके उस बनाए हुए फेक पॉपुलरिटी के होते हुए भी हमने वो सीटें जीती है। और आज भी मैं आपके प्रोग्राम में ये ऑन रिकॉर्ड, अगर इनको कोई गलत फहमी है तो मेरा हल्का होगा, कैंडिडेट इमरान खान हो, मैं इस्तीफा देता हूँ, आ जाए उस पर मैं और ये इलेक्शन लड़ते तो अगली बात कर लेते। ये एक गलत फहमी है, ये एक वो नहीं है, हवा जो बनाया हुआ है, इसकी ग्राउंड पे कोई हकीकत नहीं है। आपको सब फेक लगता है। सोशल मीडिया में तो हो सकता है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। बट बात ये आगा साहब, वो सारे बाई इलेक्शन सोशल मीडिया पे तो नहीं हुए ना। ठीक है, आप कराची में आप जीते, मुल्तान में आप जीते, बिल्कुल जीते, फेयर एंड स्क्वायर जीते, ठीक हो गया। लेकिन सवाल ये है कि बाकी जगह पर इमरान खान साहब की जमात जीती है, तो वो फिर सोशल मीडिया का तो बाकी मैं अगेन देखें, एक पॉलिटिकल बात हो जाएगी क्योंकि हम अलायंस हैं। हम एक ये बात मैं अपने तमाम कुलीग्स को भी कहता हूं कि खुदारा अपने जहनों पे इनको सवार ना करो, ये गुब्बारे में सिर्फ हवा है और उस हवा के लिए एक सुई चाहिए, सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर चाहिए कि मैदान में उतरे। ये एक नजर भी कहीं नहीं आएंगे, ये हम आजमा चुके हैं, ये देख चुके हैं। हमने ये देखें, हमसे मलीर में एक सीट जबरदस्ती चीनी गई थी, जब बाई इलेक्शन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सर थी उस मैंडेट के साथ वापस आए। लेकिन चलें एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आता हूं। मुज़ाकरात का सिलसिला ज़रूर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया, आज अदालत ने कहा हम डायरेक्शन नहीं दे रहे, उन्होंने दिया। बहुत उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि इससे मसले का हल निकल आएगा। लेकिन अगर ये मसले का हल नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला भी यही है। आज भी उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारा हुक्म अपनी जगह मौजूद है और फिर मामला जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। और पहले भी अदालत कह चुकी है कि उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक ब्रेक के बाद जी हमारे साथ रहिए। काजी साहब, अभी आपने शेख साहब की गुफ्तगू भी सुनी। शेख साहब ने ये बात दुरुस्त कही कि वो कहते हैं कि अगर वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को पॉपुलर समझती है तो वो मामलात को आगे लेके जा सकते हैं। कोई बबल तो नहीं है ना कि जिससे कोई हवा निकल जाएगी और वो विनिंग स्ट्रीक अपनी लूज़ कर जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये इलेक्शन आगे भी हो सकते हैं, बट हाँ, आईनी एक ऑब्लिगेशन अलहदा है और वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। जो बात आगा साहब ने की है वो ये कहते हैं कि ये हवा बना दिया है सब ने, और वो उनकी जमात ने, ठीक है, कराची में भी बाई इलेक्शन जीता, मुल्तान के अंदर भी जीता, उन्होंने तो साबित किया कि हराया जा सकता है अगर आपका कैंडिडेट मजबूत हो और आपने अपनी वर्किंग की हो। ये कम से कम मतलब अभी तक मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकबूलियत है, जिस तरह आगा साहब फरमा रहे हैं वसात इतराम के, वो फेक है। मैं उसे फेक नहीं समझता, क्योंकि अगर आप लोगों में जाएं, बात करें, गली मोहल्लों में जाएं, हलकों के अंदर जाएं, लोगों से बात करें, तो आपको पता लगता है कि जो जितना ग्राउंड स्वेल हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी फिनोमिनल है पिछले 1 साल के अंदर।
देखें, उसमें आप हल्कों में ना भी जाएं, आप पार्लियामेंट के ऊपर नजर दौड़ा लें। आज बीबी शहीद के बेटे ने जो करारदाद पेश की वो नवाज शरीफ साहब के भाई के लिए पेश की। आज क्या वजह है कि भुट्टो साहब के वारिस और ज़ियाउल हक के सियासी जानिशीन इकट्ठे बैठे हैं? क्या ये हवा है? कुछ ना कुछ तो है, तो सारे मोजिज दोस्त इकट्ठे हुए हैं। आपको लगता है कि ये हुब्बे अली में नहीं इकट्ठे बैठे, बुग़्ज़ माविया में इकट्ठे बैठे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर माजरत भाई के से एक तो हमारी तो जीत है ना कि हमने देखें, हमारी तो जीत है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद बाबा के मज़ार पे तमाम उन लोगों को जिनको ये कह रहे हैं वो आए, हाजिरी दी, वो आज मानते हैं कि शहीद भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, वो मानते हैं कि आज वो चीख चीख के गला फाड़ के कहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो पहले भी था, बीबी शहीद का बेटा पहले भी सही था और आज भी सही है। अच्छा, तो अब कहने का मकसद ये है ना कि देखें, अब कहने का मकसद ये है कि दोनों पार्टीज का अपना मंशूर और कंप्लीटली डिफरेंट नजरियात हैं, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट नजरियात हैं। वो क्यों इकट्ठे हुए हैं? इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि वो जो हुआ क्रिएट हुआ है, जो इमरान खान को इन लोगों ने अपने सियासी खौफ की वजह से एक जिन बना दिया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम इलेक्शंस में जाएंगे तो ये हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शंस के हवाले से इनका मौकिफ है, देखें, अगर इस वक्त मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी खुदा न खास्ता लगती है, कोई नुकसान होता है, अफरा तफरी फैलती, तो तमाम सियासी जमातों का नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त जो हुकूमती शख्सियात हैं, इसहाक डार साहब ने कल कहा टीवी के ऊपर, वो पार्लियामेंट में जब खिताब कर रहे थे कि व्हाट इलेक्शन, क्या फर्क पड़ता है? मतलब कि इससे आपको माइंड सेट का पता चलता है ना। इसहाक डार साहब ने खुद कितने इलेक्शंस लड़े हैं, देखें, वो यहाँ पे अदालतों को मतलूब थे, हिफाजती जमानत उनको वहां पे मिल गई, सरकारी त्यारे पे बैठा के उनको वापस लाया गया। जब इस तरह की मराहत मिलती है तो फिर आप व्हाट इलेक्शंस करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता है वो इतनी आसानी से नहीं कह सकते व्हाट इलेक्शंस। अगर आपकी काबिलियत ज्यादा थी, आपको इस वजह से लाया गया, तो देखें एक साल के अंदर मईशत को हमने कहां पे पहुंचा है। उन्होंने ये भी फरमा दिया कि मेरी बात मानी होती 2016 में तो रिजर्व्स अभी जो है वो 24 बिलियन डॉलर होते। तो भाई आपकी बात मान के ही कुछ लोगों ने आपको लाया था ना। आपने कहा था कि 180 पे डॉलर लेके आएंगे। असल इशू इनकी अपनी परफॉर्मेंस है। जब तक इनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी नहीं होगी। ये लोग इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब तक ये सामने रहेंगे मुझे नहीं लगता कि उसकी मकबूलियत कम हो। बट शेख साहब, अगर मैं सवाल पूछ पाऊं, एक तो देखिए, एक सियासी खौफ है, वो तो एक परसेप्शन बन गया। आप उसे बेशक रोज सुबह उस बुत को तोड़े, लेकिन वो खड़ा होगा अगले दिन। और वो ये है कि आप इलेक्शन से इसलिए खाइफ हैं, आप मतलब ये एक हुक्मरान तबका, कि आप इमरान खान साहब की मकबूलियत से खाइफ हैं, और सियासी खौफ ही आपको ये तमाम काम करने पे मजबूर कर रहा है। तो इसको तो बैटल आउट नहीं कर सकते आप शेख साहब। मुनीब, ये तो आपका पॉइंट है ना, आप कह रहे हैं ये असर काज़मी साहब यहाँ 3 घंटे के फासले पे मेरा हल्का है। कल मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलें और वापसी परसों आके आपको जवाब दे दें। अच्छा। इनको ढूंढे थे, वहाँ कोई बंदा मिल जाए। लेकिन मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे साथ मैं चले ना। मैंने उस वक्त इलेक्शन जीता है जब इमरान खान 1997 में 8 सीटों से खड़े थे, 8 की 8 से हार गए, और मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था। तो मेरे वोट पीपल पार्टी और नून लीग के से ज़्यादा थे। ये हल्कों में पोजीशन दूसरी होती है। यहाँ बैठ के जो आप अंदाजे कर रहे हैं, 3 घंटे का फासला है, तशरीफ ले आए मेरे साथ, मैं इन्वाइट कर, मैं साथ लेके जाता हूँ वहाँ, मुझे ढूंढ के, और वापसी में आगे खुद बता दें आपके कोई बंदा इनको मिलता है वहाँ उनका। ये ऐसे बातें हैं जी कि हम डर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो इलेक्शन, क्योंकि वो तो जीतने वाले हैं, उनके बकौल वो इलेक्शन जीतने वाले हैं, उनके बाद क्या जो अगर वो झगड़ा करेंगे क्या अदालतों की में जाके, अदालत में क्या हो जाएगा? फ़र्ज़ कीजिए वो कहें कि इलेक्शन करवाइए, आप पंजाब का इलेक्शन कराइए टाइम पे, तो उसके बाद हम तो इलेक्शन नहीं लड़े, मुस्लिम लीग तो इलेक्शन नहीं लड़े, वन साइडेड इलेक्शन को कोई मानेगा? 2 महीने के फर्क से क्यों इतना झगड़ा कर रहे हैं? अगर वो इलेक्शन ही जीत रहे, सारे जीत रहे। आपकी जमात, आपके कायदीन ने कहा कि हमारी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बन गए हैं, टिकट अवार्ड कर दिए हमने, हम इलेक्शन मोड में है, तैयारी। अब आप फरमा रहे हैं कि अगर 14 मई को ही पंजाब में इलेक्शन होता है तो PMLN उसका हिस्सा नहीं है, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, वो तो जी आवाज़ जी शेख साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो टिकट दिए ना, इतनी बड़ी सियासी गलती की। मुनीब, सियासत दूसरी चीज़, इन्होंने 4-4, 5-5 धड़े तो बना लिए हैं। हर जो एक दूसरा से नाराज़ हो गया, क्योंकि 5 बंदे टिकट के लिए खासदार थे, जिसको टिकट नहीं मिला वो तो झगड़े कर रहे हैं वहाँ। और हमें पता है अपने हल्कों में कि वहाँ सूरत हाल क्या है। बड़ी आसान सी बात है। मैं कह रहा हूँ कल मेरे साथ चलें और परसों आपको ये बता देंगे। शेख साहब, आप अपने हल्के के मामले में कॉन्फिडेंट होंगे ना, बाकी तमाम हल्कों के अंदर, या आगा साहब अपने हल्के के मामले में होंगे,
अब पाकिस्तान में तो बेशुमार हल्के हैं ना जी, 250-300 हल्का है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लोग आप उनको बुलाएंगे तो आपको यही जवाब देंगे। तो अगर अतर कादमी साहब हल्कों में जाए ना, नहीं ऐसी बात है, चलो आपकी बात सही है, तो अतर कादमी साहब उनके हल्कों में जाके पता करें ना। यहाँ टीवी पे बैठ के मैं अपनी बात करूंगा, ये अपनी बात करेंगे, प्रैक्टिकल किसी हल्के की रिपोर्ट देना, मैं फलां हल्के में गया, वहां मैंने ये सूरत हाल देखी। अच्छा, तो ये बेहतर है। सिर्फ सोशल मीडिया तो नहीं बता सकता। प्रैक्टिकल पोजीशन इनके अपनी पार्टी में इतने धड़े बन गए हैं, इतनी मुखालफत हो गई है, हर कोई चाह रहा था मसलन ये कि भाई मैं इनका टिकट लूं। मुझे तो बात ये है, मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अभी पीछे 6-8 महीने पहले जो इलेक्शन हुए हैं, 4-6 महीने पहले 35 में से 28 पीटीआई जीत जाए, तो मैं क्या समझू सर? वो उस वक्त तो पीटीआई इक़्तिदार में सीटें थी, नहीं वो इनकी सीटें थी, वो तो इनकी अपनी सीटें थी ना। नहीं, सीटें उनकी अपनी थी। और दूसरा उसमें टिकटों पे इशू हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ लोगों को ऐसा था जो वो उनकी पार्टी में भी डिवीजन आया। उनको ये इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में कौम भी देखेगी और आप भी इंशाल्लाह अपनी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे कि इमरान खान कहाँ है। चलें, वो तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है। लेकिन देखिए शब्बर जैदी ने तो 2021 दिसंबर में कह दिया था ना कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। इन्हीं के एफबीआर के चेयरमैन थे ना। तो कौन सा इतना हो गया जिन्होंने छोड़ा क्या? ये 3 अरब डॉलर अपने चहेतों को, चंद अमीर लोगों को इन्होंने ये 580 खुद स्टेट बैंक के गवर्नर ने कहा 3 अरब डॉलर 0% पे इमरान खान ने दिए और वो चहेते अब इनको फंड कर रहे हैं इनके इलेक्शन प्रोग्राम में। तरीकाकार 3 अरब डॉलर 85,000 करोड़ रुपया होता है। मुनीब इसमें कभी प्रोग्राम करें ना, ये जो बात है 85,000 करोड़ रुपया 0% पे। शेख साहब ने बहुत ये तो पार्लियामेंट में शेख साहब ने बात उठाई थी, पार्लियामेंट में ये बात उठाई थी। मैं उन लोगों को जानता हूं, मेरे तल्लक वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं, और हमने पूछा है स्टेट बैंक के गवर्नर से, आप हमें नाम उनके दें, अमाउंट दें, और वो लोग अब फंड कर रहे हैं इनके इलेक्शन। ये कोई तरीका का 85,000 करोड़ रुपए, इसी वजह से पाकिस्तान आज मुश्किल में है। हमारे पास नहीं है रिजर्व, सारा लुटा दिया गया। और वो मशीनरी जो मंगाई गई है वो इस्तेमाल भी नहीं हो रही। जो एयर जेट मशीनरी है, जो सीमेंट के प्लांट हैं, वो तो कैपेसिटी से ज्यादा थे, वो तो सिर्फ उनको दे दिया गया, नवाजने के लिए दे दिया गया। अच्छा चले एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आइएगा। फिर खुशामदीद कहते हैं काज़मी साहब। शेख साहब, आगा साहब, एक सारे कहते हैं कि बल्कि उन्होंने तो 2 शख्सियात ने कह दिया, ये हल्के से इंतखाब लड़के आए हैं, कि ये मिथ है। और ये कमिटमेंट लेनी है आपसे। अगर माजरत के साथ मैं माजरत चाहता हूं कि ये जो शेख साहब ने इतनी बड़ी आपको स्टोरी दी है, इस पे आप कमिटमेंट करें कि एक प्रोग्राम करेंगे। मैं शेख साहब को जहमत दूंगा, और शेख साहब को मैं ये भी कहूंगा कि वो ये जो इतने ब्लेस्ड लोग हैं जिन्हें 0% सूद के ऊपर ये मिला है 3 अरब डॉलर जिनमें डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इनके नाम भी फिर पता लगने चाहिए ना जी। कि मेरे जैसा आम आदमी तो कर्जा लेने जाएगा तो वो तो 20% पे लेगा कर्जा। तो आम आदमी जो 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा, नाम आने चाहिए सामने। बिल्कुल 85,000 करोड़ आज के रुपए से 85,000 करोड़ बनता है जो इन्होंने दे दिया चंद अमीरों को। यानी कि शेख साहब आप फरमा रहे हैं, शेख साहब आप फरमा रहे हैं कि आप उनमें से लोगों को जानते हैं, आपके पास नाम है जिन लोगों ने ये 3 अरब डॉलर जिनमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सारे मेरे जानने वाले हैं। मैं ये कह रहे हैं वर्ल्ड के बैंक जो है उसको कंफर्म करें। वो इनके लाडले थे बगैर किसी बात के। आप जैसे कह रहे हैं आपको कर्जा दिया, मुझे भी नहीं मिलता, कर्जा नहीं मिलता, जाके कलेक्टरल और कितनी कंडीशनलिटीज है, इनके चहितों को मिल गया। और तमाम मेरे अपने तल्लक वाले हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन उनको मशीनें फाइनेंसर हैं, जो इंडस्ट्री मंगाई, जो मशीनें मंगाई, इसे पब्लिक करें, लोगों को बताएं ना जी। गवर्नर ने नहीं वो उन्होंने कर दिया है, लेकिन नाम भी बताएं ना जी लोगों को, नाम बताएं साहब के। नहीं ये नाम के लिए हमने नाम के लिए ही स्टेट बैंक के गवर्नर से स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में अभी 2 हफ्ते पहले उनसे कहा क्यों रिलेक्टेंट है आप रिलेक्टेंट को नहीं, खत नहीं, हमने कमेटी में उनके सामने स्टेट बैंक के गवर्नर को पूरी कमेटी ने कहा है आपको नाम बताने पड़ेंगे और आपका अमाउंट भी बताना पड़ेगा किस किस को दिया है। नाम तो वैसे अंदाजा तो है, हमें पता है, लेकिन ऑफिशियल आ जाए ना। बिल्कुल। अच्छा काज़मी साहब, ये जो पॉपुलैरिटी की बात बार बार शेख साहब ने भी फरमाई है और आगा साहब ने भी, ये भी वो कहते हैं टेस्ट कर लें आप, पता चल जाएगा ये मिथ है और ये मिथ टूट जाएगा। काज़मी साहब
देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई फाइनेंशियल कहीं पे करप्शन हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं जब आगा साहब की और शेख साहब की हुकूमत आएगी तो अपनी हुकूमत में ये उन लोगों के खिलाफ केसेस बनाएंगे और उनको प्रोसिक्यूट करेंगे जिन लोगों ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन की है। दूसरी बात ये देखें, जहां तक पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है, देखें ये सारी सियासी जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनमें से कोई भी जमात छोटी नहीं है। पॉपुलैरिटी सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसी पार्लियामान के अंदर बीबी कितनी सीटों के साथ बैठ गई थी, इसी पार्लियामान के अंदर मियां साहब को 2/3 अक्सरियत नहीं मिली थी। ये समझने की चीज है कि आपने सियासत जो है वो 6 महीने के लिए या 4 महीने की हुकूमत के लिए नहीं करनी होती, आपको सियासत लॉन्ग टर्म करनी पड़ती है। अभी बिलावल साहब की, मरियम बीबी की, हमजा साहब की, सबकी सियासत पड़ी है। यही तो लम्हा फिक्री है कि ऐसा क्या खौफ है कि आप इंतखाबात नहीं करवाना चाह रहे। 2 सूबों के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है आइन, कौन इंतखाबात से वहां भाग रहा है, कौन कह रहा है हमने इंतखाब नहीं करवाना। देखिए यही मोजिज दोस्त कह रहे हैं ना, यही हुकूमत कह रही है, और फिर उसके ऊपर जो एटीट्यूड है और कि नहीं जनाब हम नहीं करवाएंगे, अदालत का भी कोई फैसला नहीं मानेंगे, तो यहां से उस बयानिए को तकवीयत मिलती है कि ये खौफजदा है कि हम इलेक्शंस में हार जाएंगे। बाकी देखें जो सर्वे हैं वो आपके सामने हैं, जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, लेकिन जिस तरह एक सबसे बड़ा जो है ना इस पॉपुलैरिटी के ऊपर एक प्रोग्राम होना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो प्रोग्राम हुकूमत को करवाना चाहिए, और उस प्रोग्राम का नाम होता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन करवा लें तो पता चल जाएगा उससे बड़ा कोई प्रोग्राम कौन जो है। एक बात काजी साहब, बात ये है कि ये बात जो शेख साहब भी फरमा रहे हैं, आगा साहब भी, कि भाई अगर आप पॉपुलर हैं, पीटीआई हमारे दोस्त बहुत पॉपुलर है, तो 2 महीने से उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 2 महीने बाद भी तो ये इंतखाब कराना तो चाह रही है, तो नहीं कह रहे हैं कि इंतखाब ही ना हो, ठीक है अभी आपको लग रहा है और लग भी रहा है कि भाग रहे हैं, लेकिन इंतखाब तो कराना पड़ेगा। अगर अब नहीं तो चले अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, तो फर्क क्या पड़ेगा? पीटीआई पॉपुलर है तो उस वक्त भी रहेगी। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये सियासतदान जो होते हैं इनका यही होता है, आप साल पहले चले जाएं, पीडीएम के मोजिज दोस्त यही कहते थे कि अभी असेंबलियां तोड़ें और इलेक्शन में, उस वक्त वो मुतालबा कर रहे थे, वो भी साल वेट कर सकते थे, कोई क़यामत तो नहीं आई थी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं उससे ये बयानियां तकवीयत पकड़ है कि इन लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाने, इसलिए कि प्रैक्टिकली आपके मुल्क में इस वक्त एमरजेंसी इन्होंने लगा दी है, बुनियादी हकूक मुअत्तल कर दिए, 2 सूबों में इंतखाबात डिले कर दिए। एमरजेंसी लगती है तो क्या होता है कि जो हुकूमत की आईनी मुद्दत है उसमें ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है। जो निगरां हुकूमतें हैं उनकी आईनी मुद्दत जब खत्म होगी, क्या वो खत्म हो जाएंगी? नहीं, उनमें इजाफा हो जाएगा। तो इन्होंने तो इमरजेंसी लगा दी है। अच्छा। इनका जो रवैया है उसकी वजह से शकूक व शुबात पड़ते हैं। अब अगर आप मुझे मौका दें मुनीब देखें, एक तो कौम खत्म हो गया सर, जल्दी कर लें। कौम को गुमराह किया जाता है कि 90 दिन में इलेक्शन जरूरी है, ये आइन कहता है, लेकिन ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि आइन और भी बहुत कुछ कहता है। जिस तरह कहते हैं ना कि नमाज मत पढ़ो, नमाज की तरफ मत जाओ, आगे लिखा हुआ है कि नशे की हालत में। इसी तरह लिखे कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, लेकिन ये भी है कि उसमें जो गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं हो सकता कि आगे हम जनरल इलेक्शन में जाएं तो पीटीआई की सूबाई हुकूमत हो और फिर हम जनरल इलेक्शन कैसे करेंगे? तो आइन तो वहां पर आपने फिर ब्रिज कर दिया ना, फिर आइन कहा जाता है। देखिए, इलेक्शन होते रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट नहीं माना गया, 70 में नहीं माना गया, मुल्क 2 लख्त हो गया, 77 में नहीं माना गया तो हमारे एक बड़े बहुत लीडर का शहीद हो गए और मार्शल लॉ लग गया। इलेक्शन तो देखिए, इस वक्त मैंने लास्ट मई में तकरीर की थी असेंबली में कि हमारी मईशत वेंटिलेटर में है, उस मरीज को पहले सब डॉक्टर मिलकर बचा लें, फिर उसकी निकाह की, शादी की डेटें रखें। इलेक्शन आज हो जाएगा। फर्ज कीजिए पिछले इलेक्शनों का तजर्बा क्या है, इलेक्शन अगर मुल्क को नुकसान पहुंच जा रहा है, मुल्क को नुकसान है, 2 महीने 3 महीने से क्या फर्क पड़ता है कि इंतजार बच जाए और मिलजुल के इकट्ठा, अच्छा ये फर्ज करो ये अलग इलेक्शन करा लेंगे तो क्या माना जाएगा इनका इलेक्शन और क्या रिजल्ट उसका निकलेगा? इंतजार ही फैलेगा ना। अच्छा मुनीब भाई, सिर्फ एक जी काज़मी साहब की बात आखिरी सुन लें, काज़मी साहब की बात सुन लें। आखिरी लाइन देखें, जो भी बात हुई ना कि 1971 का जो सानिया हुआ उसके बाद ही हमारी जो मोजिज उस वक्त की क़यादत थी उन्होंने आइन बनाया था, और इसीलिए उसमें लिखा था कि अब अवाम का जो स्टेक है उसको कभी भी कम नहीं करना। जब असेंबलियां टूटेंगी तो 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं, कभी भी अवाम को यह तासुर नहीं देना कि तुम्हारी मंशा से फैसले नहीं होते। इसी वजह से यही वो विल थी या यही वो लॉजिक था जिसके तहत ये लिखा गया था आइन के अंदर। अब ये उसके ऊपर मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि आइन में ये लिखा। सर वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आगा रफीउल्लाह साहब मौजूद थे, और जनाब अजहर काज़मी साहब ने हमारे साथ ये प्रोग्राम देखा। आपने नहीं देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।